अस्सलाम वालेकुम। आई एम अनुषा आदिल और आज हम लोगों ने डिस्कशन करनी है एंजाइम्स की बायोकेमिस्ट्री के बारे में। आई हैव कंडक्टेड अ टेस्ट और उसकी डिस्कशन हम लोग करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहिए व्हाट आर एंजाइम्स। तो एंजाइम्स आपके पास बायो कैटलिस्ट या प्रोटीन कैटलिस्ट जिसको हम बोलते हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिन्होंने आपकी बॉडी के रिएक्शन को स्पीड अप करना होता है। अदरवाइज वो रिएक्शंस को कंप्लीशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। पर अगर वहाँ पर एंजाइम्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, एंजाइम्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि उसने जो एंजाइम को, जो एक रिएक्शन को एनर्जी चाहिए होती है ना, एक्टिवेशन एनर्जी, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट को कन्वर्ट होने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, एंजाइम उसको लोअर डाउन कर देते हैं। इस तरह जो आपका सबस्ट्रेट है वो कम एनर्जी को यूज करते हुए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंडली, अगर आपने रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है तब आप एंजाइम इस्तेमाल करते हो। एंजाइम्स अगर प्रेजेंट नहीं होते बॉडी के अंदर, देन आपके नॉर्मल रिएक्शन को प्रोसीड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एंजाइम्स को हम लोगों ने डिफरेंट क्लासेस के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। उसमें हम लोग बेसिक 6 क्लासेस बोलते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है ऑक्सीडो रिडक्टेज। सेकेंड आता है ट्रांसफेरेज। सबसे पहले ऑक्सीडो रिडक्टेज आएगा, देन ट्रांसफेरेज आएगा, देन आपके पास हाइड्रोलेजेस आते हैं, फिर आपके पास लाइएजेस आते हैं, देन आपके पास आइसोमेरेजेस हैं, एंड लास्टली लाइगेजेस हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखना है कि हर एक के ना मैकेनिज्म क्या होता है, मतलब किस तरह के रिएक्शन को ये कैटलाइज कर रहा होता है और इसमें एग्जांपल्स कैसी आती हैं। अगर फर्स्ट बात करें ना हम ऑक्सीडो रिडक्टेज, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये ऐसे कैटलिस्ट होंगे जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के फिनोमेना को कैटलाइज कर रहे होंगे। ठीक है, ये ऐसे एंजाइम्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे जो कि रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में हेल्प कर रहे होंगे, उनको कैटलाइज कर रहे होंगे। इसकी एग्जांपल में अगर हम बात करें तो हमारे पास आती है कि जब आप लैक्टेट से पायरुवेट बना रहे होते हो ना, वहां पर हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं ना, उसके अंदर बेसिक हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन्स, उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन जैसे आप कह लो कि हो रही होती है। अब जब लैक्टेट से पायरुवेट बन रहा होता है उसके ऊपर लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज एक्ट करता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, और जो लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम है, दैट इज एन एंजाइम जो कि इस टाइम पे काम कर रहा होता है। सेकेंड, अगर हम बात करें तो ट्रांसफरेज। अब ट्रांसफरेज से क्या नाम क्या शो कर रहा है कि इसने ना किसी चीज को ट्रांसफर करना है। तो अब किस चीज को ट्रांसफर करता है? कार्बन, नाइट्रोजन या फॉस्फर कंटेनिंग ग्रुप्स को, उन रिएक्शंस को जहां पर इन कंपाउंड्स, इन कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फर कंटेनिंग ग्रुप्स की ट्रांसफर हो रहा होता है। जैसे अगर हम बात करें कि सीरीन से जब हम लोगों ने ग्लाइसिन बनाना होता है, राइट, ठीक है, तो यहाँ पर ना हमारे पास ट्रांसफर होता है सीरीन के कंपाउंड से THF के साथ। ये रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज। वाटर भी लूज होता है, इसके साथ साथ जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ना, CH2 वाला बॉन्ड जो है वो सीरीन से ब्रेक करके देन हमारे पास न्यू बॉन्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइसिन। थर्ड, अगर हम बात करें हाइड्रोलेजेस की, तो इसका नाम हाइड्रा को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा वाटर से। तो बेसिकली हाइड्रोलेजेस जो रिएक्शंस होते हैं, ये जो एंजाइम्स हैं हाइड्रोलेजेस, ये वो एंजाइम है जिन्होंने कैटालाइज करना होता है कि कोई बॉन्ड की ब्रेकेज है और वो हुई है बाय एडिशन ऑफ वाटर। जैसे अगर हम बात करें यूरिया की, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वाटर की प्रेजेंस के अंदर कोई बॉन्ड्स की ब्रेकेज होनी है, राइट। तो अगर हम बात करें यूरिया की, तो यूरिया के अंदर क्या होगा, जब हम वाटर इसको ऐड करेंगे ना, इस पे यूरिएज एक्ट करेगा एंड उसको कन्वर्ट कर देगा अमोनिया के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, यानी एक यूरिया का कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर दिया बाय एडिशन ऑफ वाटर। फिर हम फोर्थ की बात करें, लाइएजेस। अच्छा, लाइएजेस और लाइगेजेस जो है ना, ये ऑपोजिट चीजें हैं, तो आपने याद रखना है। ये लाइएजेस की बात हम करें, LYASES। लाइएजेस में क्या होता है कि इसने बॉन्ड्स की ब्रेकेज करनी होती है। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है या कार्बन टू सल्फर है या कार्बन टू नाइट्रोजन बॉन्ड्स है, उन रिएक्शंस को ये कैटलाइज करता है जहाँ पे इन कंपाउंड्स की, इन बॉन्ड्स की ब्रेकेज हो रही होती है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल आता है पायरुवेट की। ठीक है, पायरुवेट से जब आप लोग बना रहे होते हो ना एसिटल्डिहाइड, तो यहाँ पर लाइजेज एक्ट करते हैं। अब आपने एक चीज जो कंफ्यूज नहीं करनी, पहले सबसे पहले रिएक्शन में हमने लैक्टेट से पायरुवेट बनाया था, और ये फोर्थ वाले में हम पायरुवेट से एसिटल्डिहाइड बना रहे हैं। यहाँ पे पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करता है।
फिफ्थ की अगर हम बात करें तो वो है आइसोमेरेजेस। अब आइसोमर्स हमें पता है क्या है, कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका केमिकल फार्मूला जो है वो सेम होता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो जब हम मिथाइल मेल्यूनाइल को ए से सक्सिनाइल को ए बन रहा होता है, तो यहाँ पर हमारे पास मिथाइल मेल्यूनाइल को ए म्यूटेज। अच्छा, आइसोमेरेजेस जो एंजाइम्स होते हैं ना, जिन्होंने आइसोमेरिज्म शो करना होता है, एक कंपाउंड को दूसरे सिमिलर कंपाउंड में ही कन्वर्ट करना होता है, जिसका स्ट्रक्चर फार्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उन एंजाइम्स को हम म्यूटेज कहते हैं। अगर आपको पूरा नाम नहीं याद आ रहा होता है ना, तो आप म्यूटेज भी लिख दो तो वो भी चल जाता है। तो आइसोमेरेसिस के अंदर हमारे पास म्यूटेजेस आते हैं, ठीक है, म्यूटेज एंजाइम इस्तेमाल हो रहा होता है। और लास्ट जब आपके पास लाइगेजेस बच गए हैं ना, अब इसने क्या करना होता है, इसने बॉन्ड फॉर्मेशन करवानी है। जो लाइएज था, इसने बॉन्ड की ब्रेकेज करवानी थी, जो लाइगेज है इसने फॉर्मेशन करनी होती है। अब फॉर्मेशन के लिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं कार्बोक्सिलेट। अगर आप अगेन पायरुवेट के ऊपर पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करेगा तो ऑक्जेलो एसीटेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन अगर वही पायरुवेट के ऊपर पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एक्ट करेगा तो वो एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। तो दैट इज अ जनरल कॉन्सेप्ट के हमारे पास क्लासेस कैसे हमने उसको क्लासीफाई की हैं, और उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोगों ने बता दिया कि ये एग्जाम्पल्स ही। अब यही जो पहले आपके फर्स्ट 6 MCQs है ना, वो इसी से रिलेटेड है। फर्स्ट आपके पास है द एंजाइम एक्टिंग ऑन लैक्टेट टू कन्वर्ट इट इनटू पायरुवेट। तो लैक्टेट से पायरुवेट बनाने को हम पहले तो ये ऑक्सीडो रिडक्टेसेस पे एक्ट करेगा, और उसके अंदर भी उसकी एग्जांपल आती है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज वाला जो हमारे पास एंजाइम है। तो डिहाइड्रोजनेज जो सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा ऑप्शन, तो वन का आंसर इज ए। ये थोड़ा सा स्पीडीली हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने ये जो सिक्स अभी मैंने आपको बताया ना, ये इतनी से रिलेटेड है। क्लास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट इज क्लास ऑफ एंजाइम यूज इन कन्वर्जन ऑफ सीरीन टू ग्लाइसिन। अब अगेन सीरीन से ग्लाइसिन बनाने के लिए हम लोगों ने ट्रांसफर किया था ग्रुप, ठीक है। तो इसके ऊपर ट्रांसफरेज एंजाइम्स एक्ट कर रहे होते हैं। तो एंजाइम की क्लास इज ट्रांसफरेज, और अगर हम क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा एंजाइम है, दैट इज सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। देन क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपके पास कि द एंजाइम दैट कैटलाइज क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स बाय एडिशन ऑफ वाटर। अब वाटर के एडिशन से हाइड्रोलेसिस था, लेकिन अगर हम इसमें एंजाइम की बात करें तो हमारे पास हमने यूरिया की एग्जांपल ली थी, जिसपे यूरिएज एक्ट कर रहा था और उसको अमोनिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ब्रेक कर रहा था। देन क्वेश्चन नंबर 4 में है पिक द एग्जांपल ऑफ लाइएज। अब लाइएज ने क्या करना था, बॉन्ड की ब्रेकेज करनी थी। लाइएजेस के लिए हमने पायरुवेट पे पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज ने एक्ट किया और उससे एसिटल्डिहाइड बना है, राइट। तो पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज जो है वो लाइएज है, और ये जो कार्बोक्सिलेज आपको नजर आ रहा है ये लाइगेज है, इससे बॉन्ड फॉर्मेशन करनी होती है। देन क्वेश्चन नंबर 5 इज डैश एंजाइम रिक्वायर्ड टू कैटलाइज द रीअरेंजमेंट ऑफ ऑप्टिकल ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। अब आइसोमर्स से आइसोमेरेजीज ही हैं, और वरना अगर आइसोमेरेज का वर्ड ना होता यहाँ पे तो म्यूटेज का वर्ड होता है, ठीक है। तो ये वो एंजाइम्स होते हैं जिन्होंने आइसोमर्स में कन्वर्ट करना होता है कंपाउंड को। एंड लास्टली 6 इज ऑक्सैलोएसीटेट इज प्रोड्यूस्ड बाय पायरुवेट। वही जो लास्ट हमने रिएक्शन देखा कि पायरुवेट से अगर आप ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर कार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्ट कर रहा होता है, राइट। तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज लाइगेज है और पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज लाइएज है। यूरिएज जो था वो हमने वाटर के एडिशन से ब्रेक डाउन किया था, तो यूरिएज हमारे पास हाइड्रोलेज था। और लैक्टेट डी हाइड्रोजनेज जो है वो हमने सबसे पहले यूज किया था ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शंस के अंदर, जहां से हमने लैक्टेट से पायरुवेट की फॉर्मेशन करवाई थी, राइट। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए इन एंजाइम की क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। अब हमारे पास नेक्स्ट कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सा एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि एज एन एंजाइम एक्ट कर रहा होता है। अब देखो, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट जगह पे डिफरेंट एंजाइम्स तो पड़े हुए हैं, लेकिन कोई ऐसा स्पेशल ऑर्गेनेली भी हो सकता है जो कि एंजाइम के तौर पर एक्ट कर रहा हो। पेरोक्सिसोम और लाइसोसोम्स के अंदर अपने स्पेशल एंजाइम्स होते हैं, लेकिन ये खुद एज एन एंजाइम एक्ट नहीं कर रहे होते, और न्यूक्लियस भी एज एन एंजाइम एक्ट नहीं करता, बल्कि न्यूक्लियस का तो अपने रोल होते हैं। उसने जेनेटिक मटेरियल की रेगुलेशन करनी होती है, ये सब। लेकिन अगर हम बात करें राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम्स कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपका जो आरएनए, जो राइबोसोम्स है, दैट एक्ट एज एन क्या कहते हैं एंजाइम। इसमें क्या होता है कि आपके जो राइबोन्यूक्लिक एसिड्स हैं ना, दे कैन कैटालाइज रिएक्शन जो कि फॉस्फोडाइएस्टर या पेप्टाइड बॉन्ड्स को कैटालाइज कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जो आपका आरएनए है, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एज ए कैटलिस्ट। तो प्रोटीन कैटलिस्ट की अगर हम बात करें, एक एज एन ऑर्गेनेली की बात करें, तो उसमें राइबोसोम्स आते हैं, ठीक है। देन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 8 विच इज सबस्ट्रेट बाइंड्स विद एंजाइम्स। अब हमारे पास अगर एंजाइम की रिएक्शन की बात करें ना, तो एक चीज होती है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है, वो एक ऐसा कंपाउंड है जिस पर एक एंजाइम, ये एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, और ये एक एंजाइम है। अब
नीचे जो आपको नजर आ रहा है ना, दैट इज एन एंजाइम। अब एंजाइम के पास ना एक एक्टिव साइट होती है, एक स्पेशल साइट होती है, जहाँ पे इस सबस्ट्रेट ने बाइंड करना है। इनका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो प्रोसीड करेगा, और ये जो सबस्ट्रेट है इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू प्रोडक्ट। ठीक है। अब होता क्या है कि अगर ये कंपाउंड, ये जो सबस्ट्रेट है, अगर ये कोवलेंटली एंजाइम के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, तो हम इसको डिटैच कैसे करेंगे? तो सिर्फ कुछ एक आधी एक्सेप्शन होती है जहाँ पे कोवलेंटली बॉन्डेड होती है, जैसे सीन की एग्जांपल है। अदरवाइज अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट को अगर हम देखें ना, बाइंडिंग तो नॉन कोवलेंटली होती है। बाकी जो आपके पास बॉन्डिंग दिखा रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, और अगर इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगी तो सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ डिटैच करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो आपके पास जो एंजाइम है ना, जो सबस्ट्रेट और एंजाइम का बॉन्ड बनता है, दैट इज नॉन कोवलेंट बॉन्ड। देन आपके पास आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम की। अगर हम बात करें तो पिक द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। अब एंजाइम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि वो अपने एक स्पेसिफिक एंजाइम है ना, कि अगर आप लेट्स से कह लो कि अगर लाइपेज है तो वो सिर्फ लिपिड मॉलिक्यूल्स पे ही एक्ट करता है। अगर पेप्सिन है तो वो सिर्फ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पे एक्ट करता है। तो वो बहुत स्पेसिफिक होता है। देन एफिशिएंसी की बात करें तो अगर एक एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है ना, तो वो बहुत बहुत फास्ट होता है, 10 रेज टू द पावर 3 से लेके 10 रेज टू द पावर 8 टाइम्स फास्टर होता है अगर एंजाइम के बगैर कोई रिएक्शन किया जाए उसकी निस्बत। और थर्ड थी चीज होती है कि उसके ऊपर ना, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि एंजाइम के ऊपर एक स्पेसिफिक साइट होती है। ऐसा नहीं होता कि कहीं भी आके सबस्ट्रेट अटैच कर जाएगा। एंजाइम का स्ट्रक्चर ऐसे बना होता है कि एक स्पेशल साइट होती है जहाँ पे आके जो सबस्ट्रेट है वो अटैच करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि तीनों ही प्रॉपर्टीज एंजाइम के बारे में बताई हुई है, एक्टिव साइट भी है, एफिशिएंसी भी है, और स्पेसिफिसिटी भी है। तो ऑल ऑफ दीज आर प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि इफ अ नॉन प्रोटीन पार्टिकल रिक्वायर्ड बाय एंजाइम फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग इज अ मेटल इट इज कॉल्ड। अब हमारे पास एंजाइम को ना अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए किसी ना किसी कंपोनेंट की जरूरत होती है। कि अगर हमारे पास कोई भी एंजाइम बना हुआ है, ऐसे एंजाइम बना हुआ है, ठीक है, ये इसकी लेट्स से एक्टिव साइट है। अब यहाँ पर कोई ना कोई मोटी होगी, कोई ना कोई पार्टिकल होगा जिसके अटैचमेंट के बाद ही वो उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है। अब अगर इस स्ट्रक्चर को ना हम क्लासिफाई कर देते हैं, अगर तो ये स्ट्रक्चर एक मेटालाइन है या ये स्ट्रक्चर कोई विटामिन है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट उसके नाम जो है वो क्लासिफाई कर देते हैं। अब हमारे पास अगर तो ये को फैक्टर, अगर तो ये मेटालाइन होता है ना, तो हम उसको को फैक्टर बोल देते हैं। लेकिन अगर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है ना, तो डिपेंड करता है कि ये क्या ट्रांजिएंटली अटैच्ड है या कोवलेंटली बॉन्डेड है। अगर तो वो ट्रांजिएंट सी अटैचमेंट है ना, तो उसको बोल देते हैं को सबस्ट्रेट। लेकिन अगर वो कोवलेंटली बॉन्डेड होता है तो हम उसको बोल देते हैं ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ठीक है। अब अगर एक एंजाइम के साथ ये मोइटी अटैच है ना, तो वो एक्टिव एंजाइम होता है और इसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम। अगर ये चीज एंजाइम के साथ अटैच नहीं होगी तो एंजाइम एक्टिव नहीं होगा, वो अपना रिएक्शन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और अगर उसके साथ ये चीज अटैच नहीं होती, मेटालाइन या ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवलेंटली बॉन्डेड है या ट्रांजिएंटली है, अगर ये अटैच नहीं होती तो वो उसको हम एपो एंजाइम बोलते हैं, वो इनएक्टिव एंजाइम होता है। तो इससे रिलेटेड आगे दो तीन क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जैसे अगर नॉन प्रोटीन पार्टिकल अगर उसके साथ बॉन्ड हुआ हुआ है, तो उसको हमने अभी बोला कि हम उसको बोलेंगे को फैक्टर है। ठीक है। को एंजाइम तब बोलते हैं जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच होता है, और अगर कोवलेंटली बॉन्डेड होता है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो जाता है। राइट। और अगर मेटालाइन होता है तो हम उसको को फैक्टर, जैसे मेटालाइन अगर नॉन प्रोटीन मेटालाइन है ना, तो उसको हम को फैक्टर बोल रहे हैं। राइट। प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जब वो कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, और को एंजाइम कब होता है जब वो को मेटालाइन हो रहा होता। अच्छा, नॉन प्रोटीन पार्टिकल में को फैक्टर, मेटालाइन के अंदर, ओके थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। को फैक्टर तब आएगा जब मेटालाइन आएगा, को एंजाइम आएगा जब स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आ रहा होगा। ठीक है। तो हम लोगों ने नॉन प्रोटीन कहा है, तो नॉन प्रोटीन के अंदर नॉर्मल मेटल आयंस आ रहे हैं जो कोफैक्टर एंजाइम्स हो जाते हैं, कोफैक्टर हो जाता है उसका। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में वो होलो एंजाइम पूछ रहा है। अब होलो एंजाइम मैंने आपको बताया कि अगर जो इसकी मोइटी है वो उसके साथ अटैच होगी एंजाइम के साथ और वो एक्टिव होगा तब हम बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर वाइटामिन की बात की जाए तो वाइटामिन की बात नहीं हो रही कि वो अटैच है या नहीं है। विदाउट नॉन प्रोटीन पार्ट होता है तो वो एपो एंजाइम होता है, लेकिन होलो एंजाइम है तो वो एक्टिव है। और अगर मेटालाइन, अब मेटालाइन या विटामिन वो मोइटीज हैं जो उसके साथ अटैच होंगी तब वो एक्टिव होगा, लेकिन होलो एंजाइम की अगर हम बात करें तो वो दैट इज एन एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एंजाइम। अगर ये चीजें डिटैच कर देंगे तो वो इनएक्टिव यानी एपो एंजाइम बन जाएगा। वैसे चीज तो ऊपर थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी, उसमें दोबारा हम कह रहे हैं कि कोफैक्टर मेटालाइन होगा। राइट। अगर को एंजाइम है तो वो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, अगर वो ट्रांजिएंटली अटैच्ड है तो वो को सबस्ट्रेट, और अगर वो कोवलेंटली है तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। और को फैक्टर हम उसको तब बोल रहे हैं जब वो नॉन प्रोटीन मोइटी है, जैसे मेटल आयन, जैसे जिंक है या आयरन है, तो मेटल आयन को हम को फैक्टर बोल रहे हैं।
देन क्वेश्चन नंबर 12 आता है, पिक द एंजाइम फॉर फॉस्फोराइलेशन। अब अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर हम लोगों ने फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवाना है ना, जैसे अगर हम देखें कि ग्लाइकोलाइसिस हम लोगों ने स्टडी किया था, तो ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहला स्टेप था कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना था। राइट, हम लोगों ने सबसे पहले किया था कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 G6P ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना था। अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा होता है ना, तो जो एंजाइम्स यूज होगा यहाँ पे दैट विल बी काइनेजेस। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो काइनेजेस एंजाइम होते हैं, काइनेज एंजाइम आपकी फॉस्फोराइलेशन कराता है, और जो आपके फॉस्फेटेज हैं वो आपकी डीफॉस्फोराइलेशन कराते हैं। तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन के बारे में पूछा हुआ था, तो दैट इज काइनेज। और इसकी एग्जांपल कौन सी आएगी आपके पास, जैसे हम लोगों ने स्टडी किया था ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, तो उसमें हम लोगों ने हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज यूज करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 13 है, पिक द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। अब इनएक्टिव फॉर्म क्या होगा, अब हमारे पास ना एंजाइम एक्टिव फॉर्म में होलो या एपो तो हम लोगों ने कह दिया। अब हमारे पास कुछ एंजाइम जाइमोजन फॉर्म में भी आते हैं। जाइमोजन फॉर्म क्या होती है, हमारे पास एक इनएक्टिव फॉर्म है, उसके साथ कोई ना कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल, एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर अटैच होता है। जहां पर एंजाइम रिलीज हुआ, अब जहां पर इसकी जरूरत होगी वहां पर इसको उस एक्स्ट्रा पार्ट की ब्रेक डाउन करके क्लेवेज करके हम सिर्फ एक्टिव पार्ट को जो है वो यूज कर लेंगे। इस तरह की एग्जांपल्स में आपके पास आते हैं, जाइमोजन तो बोलते हैं, लेकिन इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास पेप्सिनोजन आती है, कि हमारे पास एक बड़ा सारा स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के साथ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक स्ट्रक्चर अटैच होता है। जब आपके स्टमक के अंदर पेप्सिनोजन रिलीज होता है, अगर प्रोटीन पार्टिकल आपके स्टमक के अंदर आता है तो HCl भी सिक्रेट होता है, HCl जाके पेप्सिनोजन को एक्टिव कर देता है इनटू पेप्सिन, और पेप्सिन जो है दैट इज योर एक्टिव फॉर्म। राइट, तो यहाँ पर अगर हम पेप्सिनोजन का ये भी इनएक्टिव फॉर्म है, जाइमोजन का ये भी इनएक्टिव फॉर्म है, लेकिन जो आपका लिंगुअल लाइपेज है ना, ये एक्टिव फॉर्म के अंदर होता है। ये आपकी ओरल कैविटी में है, और ओरल कैविटी के अंदर आपकी क्या कहते हैं लिपिड्स है ना, उनकी डाइजेशन कर पा रहा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्योंकि उसने इनएक्टिव पूछा हुआ है, दैट इज A एंड B, एंड वो ऑप्शन आपकी डेल्टा में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। मैंने आपको शुरू में बताया था कि एंजाइम ने एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना होता है, और इस तरह से अगर आप लेट से ये कर लो कि अगर एक सबस्ट्रेट था, उसका एनर्जी लेवल दिए था, और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतना एनर्जी चाहिए। राइट, एक सेकेंड, ये सबस्ट्रेट था और उसको इतनी एनर्जी चाहिए थी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, और यही सबस्ट्रेट जो है अब कम एनर्जी को यूज करते हुए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, तो इस एक्टिवेशन को एनर्जी को कम करना एंजाइम की जिम्मेदारी होती है। जब एनर्जी को कम कर देता है तो जो सबस्ट्रेट है वो इजीली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और फास्टर रेट पे हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज करेक्ट। अगर हम बात करें कि डिस्ट्रॉय द एक्टिव साइट, नो, इट प्रोवाइड्स अ यूनिक एक्टिव साइट फॉर अटैचमेंट, दैट इज अ प्रॉपर्टी बट नॉट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एन एंजाइम। इट प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट डायरेक्टली विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ऐसा ही होता, बल्कि लो कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी। अदरवाइज मैकेनिज्म को रन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। क्वेश्चन नंबर 15 इज पिक द वन विद हाईएस्ट एनर्जी। अब अगर मैं आपको ये ग्राफ बना के मैंने जो दिखाया था ना, कि इसमें क्या होता है, ये सबस्ट्रेट की एनर्जी लेवल है, ये ट्रांजिशन स्टेट आती है, एंड देन कम्स द प्रोडक्ट। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ना, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स बना होता है, तो इसकी एनर्जी सबसे हाई होती है। ठीक है, इसमें भी अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें ना, ये होती है उसकी ट्रांजिशन स्टेट। अगर हम इसको हल्का सा मॉडिफाई करें तो ये सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स, ये ट्रांजिशन स्टेट, एंड दिस इज द प्रोडक्ट। जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ना, उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, इसीलिए ग्राफ के अंदर इसे डिप आता है। तो आप इसको कंसिडर ना करो बेशक, ये वाला जो ग्राफ है ना उसको कंसिडर कर दो कि ये सबस्ट्रेट लेवल है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, एंड दिस इज द प्रोडक्ट। तो अगर एनर्जी की बात करें तो सबस्ट्रेट की यहाँ पर ये वाली एनर्जी है, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है ना, उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, इसीलिए ग्राफ के अंदर ये डिप आता है। और जो हाईएस्ट एनर्जी होती है वो ट्रांजिशन स्टेट की होती है, एंड देन कम्स द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा एनर्जी किस स्टेट में होती है, तो दैट इज ट्रांजिशन स्टेट। बाकी सबस्ट्रेट की भी कम है, और उससे सबस्ट्रेट से भी कम होती है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की, ट्रांजिशन स्टेट की सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। तो यहाँ पर अगर ऑल हैव द सेम एनर्जी तो दैट इज एन रॉन्ग स्टेटमेंट, और इन दोनों तीनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। Then question number 16 is which of the following enzyme forms a transient covalent bond with substrate। जी मैंने आपको बताई थी कि एक एक्सेप्शन है, कि वरना तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरम्यान में ना नॉन कोवलेंट बॉन्ड बनता है, लेकिन सीरीन वो कंपाउंड है जिसके साथ जिसकी एक्टिव फॉर्म, जो जो एक्टिव साइट है ना, वो ट्रांजिएंट कोवलेंट बॉन्ड बना देती है अपने सबस्ट्रेट के साथ। तो दैट इज एन एक्सेप्शन। इस तरह के एक्सेप्शन आप लोगों ने याद रख लेनी है, कोई 3-4 चीजें ही हैं इनके बारे में, वो आप देख लेना।
जिसमें से एक ही है। अब क्वेश्चन नंबर 17 इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर ह्यूमन एंजाइम्स। अब इसकी ना एक रेंज होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं कि वो एक ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर जहाँ पर इंसान की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर अगर हमने देखना है कि किस टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम एक्टिविटी शो हो रही होती है तो वो 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर 35 से कम या 40 से ज़्यादा हो जाता है तो आपका जो एंजाइम है वो डीनेचुरेशन की तरफ जाता है, उसके जो अपने बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक करना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम रेंज की बात करें तो 35 to 40 है। लेकिन अगर हम यहाँ पे गिवन ऑप्शन देखें तो देखें ये 35 से कम है और बाकी 40 से ऊपर है। तो 37 वैसे भी आपकी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है दैट इज 37, जहाँ पे मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी शो होती है। Then comes the question number 18, pick the zymogen। अब अगेन zymogen inactive form of enzyme को हम बोलते हैं। तो zymogen की बाकी एग्जांपल्स ऊपर हमने पेप्सिनोजन पढ़ी थी, बाकी काइमोट्रिप्सिन या ट्रिप्सिनोजन अगेन ये इनएक्टिव फॉर्म होती हैं। अगर इनकी एक्टिव फॉर्म की बात करें तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन ये एक्टिव फॉर्म है। ये जो तीन यहाँ पे पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन या काइमोट्रिप्सिनोजन लिखे हुए हैं ये इनएक्टिव फॉर्म, और इनएक्टिव फॉर्म को हम बोलते हैं zymogens। तो all of these are zymogens। Then question number 19 is enzyme pancreatic lipase acts in। अब यहाँ पे ना तीन एंजाइम्स हैं जिसकी आपने पीएच बेसिक पीएच एग्जैक्ट भी याद ना करो, लेकिन आपके दिमाग में हल्का बहुत आइडिया होना चाहिए कि जो आपके पास लाइपेज है या डायस्टेज है, इस तरह के एंजाइम्स जो है ना वो कौन से पीएच के अंदर काम कर रहे होते हैं। जो पेनक्रियाटिक लाइपेज है ना इसने आपके जो ड्यूडेनम है ना वहाँ पर रिलीज होना होता है, तो वहाँ पर बेसिक पीएच के अंदर ये काम करता है। क्योंकि वहाँ पर जो आपका सेक्रेटिन है ना वो बाइकार्बोनेट आयन प्रोड्यूस करके वहाँ पे बेसिक पीएच बना देता है, क्योंकि जो पेनक्रियाटिक लाइपेज है उसको काम करने के लिए बेसिक पीएच चाहिए होती है। इसके अलावा अगर हम एग्जांपल देखें ना तो जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो अल्कलाइन पीएच में काम करता है, डायस्टेज एंजाइम न्यूट्रल मीडियम में काम करता है, और जो पेप्सिन एंजाइम है वो एसिडिक मीडियम के अंदर काम कर रहा होता है। तो ये कुछ मीडियम्स हैं, वो कुछ पीएचेस हैं वो आपने याद रखनी है। अब पीएच भी हमारे एंजाइम को एक्टिव जो एक्टिविटी है ना नॉर्मल करने के लिए, टेम्परेचर भी एक ऑप्टिमम चाहिए होता है, पीएच भी अगर इससे ज़्यादा या कम होगा तो एंजाइम का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा जिसकी वजह से वो अपनी नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा। Then comes question number 20. The graph of reaction velocity and substrate concentration for allosteric enzyme is similar to। अब अगर हम बात करें ना तो ये कौन सा ग्राफ है, तो ये एक ऐसा ग्राफ है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को शो कर रहा होता है कि एक साइड पे आप रिएक्शन वेलोसिटी देखते हो अलोंग वाई एक्सिस और दूसरी साइड पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन देते हो अलोंग एक्स एक्सिस। अब एलोस्टेरिक एंजाइम क्या है कि एक ऐसा एंजाइम है जब इसके साथ इसका इफेक्टर बाइंड होता है तो इसके अंदर कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। ठीक है। और दूसरे एंजाइम को हम बोलते हैं जो मैकेलिस मेंटेन जो काइनेटिक्स है उसको फॉलो कर रहा होता है, यानी उसके अंदर ना कोई भी चेंजेस नहीं आते जब भी उसके साथ कोई इफेक्टर एंजाइम एक्ट करता है। तो अगर हम इस ग्राफ को यहाँ पे ड्रॉ करके देखें ना तो एक साइड पे लेट्स से यहाँ पर आपके पास आ रही होती है वेलोसिटी, रिएक्शन वेलोसिटी, और दूसरी साइड पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। तो जब मैं एलोस्टेरिक एंजाइम की बात करती हूँ ना तो उसका ग्राफ आता है यूं सिग्मोइडल शेप का, और अगर मैं मैकेलिस मेंटेन की बात करती हूँ ना तो उसका यूं हाइपरबोला आता है। तो जो अगर आपको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व याद हो ना तो हीमोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन कर्व है दैट इज ऑल्सो सिग्मोइडल शेप, और अगर हम मायोग्लोबिन की बात करें तो दैट इज अ हाइपरबोला। सिग्मोइडल हम थोड़ा सा ऐसे कर दें, ठीक है। तो ये सिग्मोइडल शेप होता है और ये यूं करके जो ग्राफ बनता है ना दैट इज अ हाइपरबोला। तो अगर हम बात करें एलोस्टेरिक एंजाइम्स की ना, यानी वो एंजाइम्स जिसके अंदर जब इफेक्टर बाइंड होगा तो उसके अंदर कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे, उन एंजाइम का जो ग्राफ है दैट इज सिमिलर टू ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन। और अगर हम बात करें मिकेलिस मेंटेन वाले एंजाइम्स की, वो काइनेटिक्स फॉलो कर रहे होते हैं, उनका ग्राफ अगर शो कर रहा है तो दैट इज अ हाइपरबोला व्हिच इज सिमिलर टू ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ मायोग्लोबिन। तो यहाँ पे बस सिमिलैरिटी बतानी थी कि अगर वो सिग्मोइडल है या हाइपरबोला है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता था, या मायोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन के रेफरेंस से भी आ सकता था, क्योंकि वो चैप्टर भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। देन क्वेश्चन नंबर 21 इज एंजाइम डायस्टेज एक्ट्स इन। अब ये मैंने अभी आपको बताया कि कुछ एंजाइम्स के आपने पीएच याद रखनी है, या आप मीडियम में याद रख लो बेशक। तो उसमें डायस्टेज जो है वो न्यूट्रल मीडियम में काम कर रहा होता है, ना एसिडिक और ना ही बेसिक। इन क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर आपको एक इक्वेशन दी हुई है और उसके अंदर पूछा है कि जो गिवन इक्वेशन है उसके अंदर के एम क्या है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गिवन इक्वेशन क्या है। मैकेलिस मेंटेन काइनेटिक्स शो करती है एंजाइम का स्ट्रक्चर और वो कैसे एक्शन परफॉर्म कर रहा है। एंजाइम की स्टडी को ना मैकेलिस मेंटेन काइनेटिक्स डिस्क्राइब कर रही होती है। अब
मैकेलिस मेंटन जो इक्वेशन है ये आपके सामने लिखी हुई है, ये इक्वेशन एंजाइम के बारे में सब कुछ बता रही होती है। जो वी नॉट है वो इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी है, वी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी है, के एम मैकेलिस कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये जो आपको अल्फा ऑप्शन दी हुई है ना, k-1 प्लस k2/k1, इसके इक्वल होती है आपकी के एम की वैल्यू। और सिंस ये मैकेलिस मेंटन कांस्टेंट भी है, और ये साथ ही साथ एक एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक भी होता है। कैरेक्टरिस्टिक होने का मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक एंजाइम के लिए के एम कांस्टेंट रहता है। एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कर दो या कम कर दो, बढ़ा दो, जो जो भी कर दो, के एम वेरी नहीं करता। के एम वेरी तब करेगा जब आप एंजाइम चेंज करोगे। तो अगर हम के एम की बात करें तो दैट इज मैकेलिस कांस्टेंट which is equal to the given option A, and it is a characteristic of an enzyme. So all of these are about Km. क्वेश्चन नंबर 23 इज लो Km शोज। अब Km बेसिकली शो क्या कर रही होती है कि कितनी कम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ अटेन हो गया। ये थोड़ा सा जरा कॉन्सेप्ट देखना कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ये ठीक है। अब हम लोगों ने ना देखा कि एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन है सबस्ट्रेट की, लेट्स से ये ग्राफ आया है, ठीक है। और ये क्या हुआ कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन की वी मैक्स कर देते हैं इसको, ठीक है। ये एक ऐसी रिएक्शन वेलोसिटी है जो मैक्सिमम है, इससे ज्यादा ये एंजाइम अटेन नहीं कर सकता वेलोसिटी, राइट। इसका हाफ हमने कह दिया कि यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब इसके हाफ पे हमने देखा कि कंसंट्रेशन इतनी है, ये ठीक है। अगर हम देखते ये, तो ये जो वो कंसंट्रेशन यहाँ पे, क्योंकि हम सब्सिडी कंसंट्रेशन ले रहे थे ना, तो ये वो कंसंट्रेशन है जहां पर वी मैक्स का हाफ अटेन हो गया है, राइट। अगर हम कह दें कि किसी चीज की जो के एम है वो स्मॉल है, यानी कि कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे भी उसकी वी मैक्स का हाफ अटेन हो गया, तो इसका मतलब है कि उस सबस्ट्रेट की एंजाइम की जो सबस्ट्रेट के साथ एफिनिटी है वो बहुत ज्यादा है। अगर यही हम कहते हैं कि के एम लेट्स से कि बहुत लार्ज वैल्यू आ रही है, यहाँ पे वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है कि वी मैक्स का हाफ अटेन करने के लिए ना बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट की जरूरत पड़ रही है, यानी एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ अफिनिटी बहुत कम है। इस वजह से बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट की जरूरत पड़ रही है वी मैक्स का हाफ अटेन करने के लिए, ठीक है। तो अगर के एम स्मॉल है ना, इसका मतलब है कि उसकी एफिनिटी एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ बहुत ज्यादा है, और अगर बहुत ज्यादा के एम होता तो इसका मतलब होता है कि उसकी एफिनिटी कम है, और इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी समझ नहीं आएगा तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना। ये जो केएम का कॉन्सेप्ट है ये इजी है, बस एक दफा आपको समझ आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 इज द assumption ऑफ मैकेलिस मेंटन इक्वेशन इज। अब ये हम मैकेलिस मेंटन इक्वेशन जब हम ड्रॉ जो क्या कहते हैं ड्रॉ करे होते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ assumptions होती हैं, ठीक है। अब assumptions क्या है, सबसे पहले होगा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो रिलेटिव होती है। यानी ऐसा नहीं कि एक चीज को हम इस्तेमाल करें और दूसरी चीज खत्म हो जाए, तो ऐसे अपनी नहीं करना, क्योंकि हम एक इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, राइट। तो अगर इक्वेशन डिराइव करते हुए हमने कुछ चीजें एस्यूम कर ली हैं कि जो मैंने इक्वेशन दी है उसके मुताबिक ये तभी वेरीफाई करेगी, ये तभी है कि मैंने अगर ये चीजें एस्यूम कर ली हैं, तो पहले ये असम्पशन है कि उसकी ना सबस्ट्रेट की और एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रिलेटिव होती है। दूसरी ये है कि एक जब एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ना, तो एक स्टेडी स्टेट आ जाएगी, यानी जिस रेट से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसी रेट से वो कॉम्प्लेक्स टूट भी रहा है। तो एक हमें देखने वाले को ऐसा लगेगा कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो कांस्टेंट है, ना वो कम हो रहा है ना वो ज्यादा, क्योंकि वो जिस रेट से बन रहा है उसी रेट से टूट रहा है। और थर्ड रिएक्शन जो भी हमने अभी इक्वेशन पढ़ी है ना, उसके अंदर भी हम लोगों ने वी नॉट इस्तेमाल किया था, इनिशियल वेलोसिटी। यानी हम वेलोसिटी को तभी मेजर करना शुरू कर देंगे जैसे ही हमने एक सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम को मिक्स कर दिया है, तो हम उस रिएक्शन वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को स्टडी करेंगे। तो ये तीनों असम्पशंस जो है वो आपके पास मैकेलिस मेंटन की अ, जो है वो असम्पशंस हैं, राइट। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 25। अब pick the correct statement. Kms vary directly with enzyme concentration, Km varies inversely या नहीं वेरी करता है, या इनवर्सली वेरी करता है सबस्ट्रेट के साथ या एंजाइम के साथ। अब मैंने आपको भी बताया केएम जो है ना वो एक एंजाइम की अपनी प्रॉपर्टी है, तो वो कंसंट्रेशन पे वेरी नहीं कर रहा होता, वो बल्कि एंजाइम पे वेरी करता है। तो इट डज नॉट वेरी विद एंजाइम कंसंट्रेशन। अगर मैं एंजाइम चेंज कर दूंगी तो केएम वेरी कर देगा। हर एंजाइम के लिए अपना केएम होता है, वरना उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे ही वेरी नहीं कर रहा होता। देन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 26। व्हेन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज नीडेड टू हाफ सैचुरेट द केएम, हाफ सैचुरेट द एंजाइम केएम इज। अभी मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया है कि अगर हमें बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, इसका मतलब है कि केएम लार्ज है। लेकिन केएम लार्ज होने का मतलब क्या है कि उसकी एफिनिटी कम है, ठीक है। और अगर
केम स्मॉल होता तो उसकी एफिनिटी ज्यादा होती और कम एंजाइम सबस्ट्रेट चाहिए होता आपको उसके साथ हाफ वेलोसिटी को अटेन करने के लिए, हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी को अटेन करने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 27 इज द एंजाइम इन्वॉल्व इन हीम सिंथेसिस। अब हम बात करते हैं कि ये ना बेसिकली आपके जो एंजाइम का चैप्टर है उसके अंदर सिर्फ एक एग्जांपल दी हुई थी कि हीम की सिंथेसिस अगर हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के साथ, वरना आप सिर्फ एक चीज याद रखो कि हीम की जो सारी सिंथेसिस होती है ना उसका लास्ट स्टेप होता है कि प्रोटोपोरफायरिन 9 से हीम में कन्वर्ट होना होता है। तो वहां पर जो हमारे पास एंजाइम चाहिए होता है वो फेरोचिलेटेज एंजाइम होता है, राइट। और इसको अगर हम कहें कि इनहिबिट कौन कर रहा होता है तो लेड है जो कि इनहिबिट करता है। इसलिए लेड पॉइजनिंग से क्या हुआ कि आपका हीम ही नहीं सिंथेसिस होगा। अगर हीम की सिंथेसिस नहीं होगी तो हीमोग्लोबिन के पास हीम ही नहीं होगा, हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं प्रॉपर हो रही होगी और आपकी ऑक्सीजन जो है वो आपकी बॉडी टिश्यूज के पास नहीं जा रही होगी। तो इस तरह लेड पॉइजनिंग हीम की सिंथेसिस को इंटरफेयर कर रहा होता है, लेकिन लेड पॉइजनिंग के लिए जो एंजाइम आपको रिक्वायर्ड होता है दैट इज फेरोचिलेटेज। देन क्वेश्चन नंबर 28 इज इन कंपेटिटिव इनहिबिशन। अब इनहिबिशन क्या है कि एंजाइम एक अपना नॉर्मल काम कर रहा था लेकिन कोई एक ऐसा दूसरा एंजाइम आया जिसने आके उस पहले एंजाइम की एक्टिविटी को, एक ऐसा सबस्ट्रेट आया जिसने उस एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर दिया, ठीक है, ये ऑल्टर कर दिया, अब उसको अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करने दे रहा। उस चीज को हम बोलते हैं इनहिबिशन। अब कंपेरेटिव भी हो सकती है और अनकंपेरेटिव भी हो सकती है, या नॉन कंपेरेटिव भी हम बोलते हैं। अब नॉन कंपेरेटिव में क्या है कि कंपेरेटिव में क्या होता है कि लेट्स से हम आपके पास एक एंजाइम था, ठीक है, ये एक एंजाइम था और इसके साथ यहाँ पे आके एक सबस्ट्रेट ने बाइंड करना था। ये इसका नेचुरल सबस्ट्रेट था यूं, लेकिन क्या हुआ कि कैसे सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच हो गया जो कि वैसे तो थोड़ा डिफरेंट था लेकिन उसकी एक्टिव साइट के साथ बाइंडिंग हो गई है, राइट। अब ये बाइंड तो कर जाएगा और ये एक्टिव साइट जो नॉर्मल सबस्ट्रेट था उसके लिए अवेलेबल भी नहीं रहा। अब ये वाला जो सबस्ट्रेट था वो उसके साथ बाइंड कर गया, इसको हम बोलेंगे कि ये इनहिबिटर है। इसने क्या किया, ये एंजाइम के साथ बाइंड करने के बाद नॉर्मल सबसेट को इसका बाइंड नहीं होने देगा और इसका जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं करने देगा, तो ये कंपेटिटिव इनहिबिटर हुआ जिसने एक्टिव साइट को जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया। अगर हम नॉन कंपेटिटिव की बात करें तो लेट्स से ये एक एंजाइम था जिसकी एक्टिव साइट ये थी, लेकिन हमारे पास एक ऐसा एक इनहिबिटर आ गया जिसने एक्टिव साइट के साथ बाइंडिंग नहीं की बल्कि कहीं और जाके बाइंडिंग कर दी है, और ऐसे कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आ गए हैं इस एंजाइम के अंदर कि अगर अब इसके पास नॉर्मल प्रोटीन भी आ जाता है ना इसका, तभी वो उसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। ऐसे चेंजेस आ जाते हैं उसके अंदर कि नॉर्मल सबस्ट्रेट भी अब उसके साथ बाइंड नहीं कर पाता, तो इसको हम नॉन कंपेरेटिव इनहिबिटर बोलते हैं। अच्छा, और तीसरी टाइप होती है हमारे पास अनकम्पेरेटिव इनहिबिटर। अनकम्पेरेटिव इनहिबिटर का मतलब क्या होता है कि जो इस टाइप के एंजाइम्स है ना दे बाइंड्स एट द साइट, सब एक्टिव साइट के अलावा किसी साइट पे बाइंड करेंगे लेकिन स्पेसिफिकली सिर्फ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में एक्ट करेंगे। यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, अब ये अनकम्पेरेटिव वाले जो इनहिबिटर्स हैं वो उसके साथ अटैच कर जाएंगे, तो इन टाइप को हम बोलते हैं अनकम्पेरेटिव। अगर हम बात करें इन कंपेटिटिव इनहिबिशन, अब क्या है कि हमारे पास एक एंजाइम था और उसके साथ एक ऐसा एंजाइम अटैच हो गया है जिसकी एक्टिव साइट के साथ जो थोड़ी बहुत सिमिलरिटी अपने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ आ रही थी, वो कंपेरेटिव इनहिबिटर है। अब अगर हमने वी मैक्स अटेन करना है ना तो हमें एंजाइम की सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा। हमें जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो सबस्ट्रेट है वो ज्यादा हो जाए, कंपेरेटिव इनहिबिटर की डिटैचमेंट हो जाए और वी मैक्स अटेन हो जाए, लेकिन उसके लिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। यानी क्या हुआ कि अगर एक एंजाइम के साथ एक इनहिबिटर अटैच हुआ, मैंने उसकी जान छुड़वानी है, ठीक है, कि यहाँ से भाई आप चले जाओ, तो मैंने क्या किया कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया इंक्रीज किया इंक्रीज किया और फिर जाके जब वो इनहिबिटर डिटैच हुआ, सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड किया, देन हमारे पास रिएक्शन हुआ। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि वी मैक्स को अटेन करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट को जो है वो इस्तेमाल करना पड़ा है, ठीक है। तो के एम इंक्रीज हो जाता है लेकिन वी मैक्स तो उतना ही रहेगा ना, मैक्सिमम वेलोसिटी तो उतनी रहेगी, उसको तो चेंज नहीं किया जा रहा। तो वी मैक्स अनचेंज रहता है लेकिन जो आपकी के एम है, जो आपकी अपेरेंट के एम होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और इनहिबिशन इनहिबिटर्स हैव सम वर्ड सिमिलर स्ट्रक्चर विद द सबस्ट्रेट। तो आपके पास तीनों ऑप्शन जो हैं दैट आर एक्सप्लेनिंग योर कंपैरेटिव इनहिबिशन के वी मैक्स तो चेंज नहीं हुआ लेकिन के एम इंक्रीज करिए क्योंकि हमें ज्यादा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन चाहिए, और जो इनहिबिटर है उसका सबस्ट्रेट के साथ कुछ ना कुछ सिमिलर होता है स्ट्रक्चर, इसीलिए तो वो बाइंड करता है एंजाइम के साथ। Then question number 29 है the effect of non-competitive inhibitor on Vmax is। अब Vmax पे non-competitive inhibitor का क्या काम होता है कि इसने Vmax को ना कम कर देना होता है, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन तो होगा ही नहीं ना। नॉर्मल रिएक्शन अब सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन आप बढ़ाते भी जाओ तब भी वो बाइंड तो कर ही नहीं रहा। तो अगर कोई चीज बाइंड ही नहीं कर रही है तो वो रिएक्शन पूरा कैसे करेगी, और अगर कोई चीज पूरी नहीं हो रही है तो नॉर्मल अगर Vmax हम तब कह रहे थे ना कि अगर रिएक्शन पूरा हो गया और ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो अगर वो रिएक्शन पूरा ही नहीं हो पा रहा तो वी
मैक्स तो अटेन ही नहीं होगी, वी मैक्स तो कम होती चली जाएगी। तो जो नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर होता है वो वी मैक्स को कम कर देता है, ठीक है। तो कंपेटिटिव और नॉन कंपेटिटिव में आपने फर्क जरूर याद रखना है कि कंपेटिटिव के अंदर वी मैक्स चेंज नहीं हो रहा बल्कि के एम इंक्रीज करता जा रहा है, लेकिन नॉन कंपेटिटिव के अंदर जो आपका वी मैक्स है वही कम हो जाता है क्योंकि आपका रिएक्शन नॉर्मल प्रोसीड नहीं कर पा रहा होता। लेकिन जो आपका ठीक है, ये आपके पास एग्जांपल आती हैं कंपेटिटिव और नॉन कंपेटिटिव की। जो लास्ट आपके पास ऑक्सीप्रिनोल है, प्यूरिनोल है। अब इसमें क्या बताया हुआ है, इसमें उसने पूछा हुआ है कि आपने इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि इट इज़ अ मेटाबोलाइट ऑफ एलोप्यूरिनोल, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये भी आपकी इसी चैप्टर का पार्ट है क्योंकि दैट इज ऑल्सो एन एंजाइम। अब ये एंजाइम ये ना इनहिबिटर है, ये एंजाइम जो जेंथीन ऑक्सीडेज है ना उसको इनहिबिट कर देते हैं। अब जेंथीन ऑक्सीडेज क्या करता है, ये एक एंजाइम होता है जो कि आपकी बॉडी में जो प्रोटीन है ना वो बनते हैं प्यूरिन्स और पायरीमिडीन से, ठीक है। जो प्यूरिन की डिग्रेडेशन कराता है जेंथीन ऑक्सीडेज। प्यूरिन की डिग्रेडेशन से ना आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बनता है। हुआ क्या कि आपकी बॉडी के अंदर प्यूरिन था, उसकी हुई डिग्रेडेशन और उससे बना यूरिक एसिड, ठीक है। और प्रोटीन की जो डिग्रेडेशन करवा रहा था ना वो ये जेंथीन ऑक्सीडेज करवा रहा था। जेंथीन ऑक्सीडेज इसका जो नॉर्मल क्या कहते हैं एंजाइम था। अब ये जो हमारे पास ऑक्सीप्यूरानोल होते हैं ना जो कि मेटाबोलाइट ऑफ एलोप्यूरानोल है, इसने ये करना होता है कि इस जेंथीन ऑक्सीडेज को कर देगा कंपेटिटिवली इनहिबिट। अब आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड नहीं बनेगा। तो आप अगर आपको पता हो थोड़ा सा आइडिया गाउट का, तो गाउट में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर ना यूरिक एसिडिक क्रिस्टल्स बनना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम ये वाले एंजाइम इस्तेमाल करेंगे, ये वाला इनहिबिटर इस्तेमाल करेंगे तो वो प्यूरिन से इसकी डिग्रेडेशन कम कर देगा, यूरिक एसिड को प्रोड्यूस नहीं होने देगा, इसीलिए हम इसको गाउट की ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये इनहिबिटर ऑफ जेंथीन ऑक्सीडेज भी है, इसको गाउट की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये मेटाबोलाइट ऑफ एलोप्यूरिनोल भी है। तो यहाँ पर जो इसकी जो इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है दैट इज ऑल अबाउट ऑक्सीप्यूरानोल। ये चीज़ भी आपने याद कर लेनी है, अदरवाइज आपकी जो आप बुक फॉलो करते हो ना लिपिन कोड की, उसी की एग्जांपल है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ एंजाइम। अगर इसमें से कुछ भी आपने पूछना हो यू गाइस कैन आस्क एज वेल। वरना तो इजी सा चैप्टर था, एक ही चैप्टर है और उसी के अंदर से सारे एंजाइम जो क्वेश्चंस हैं वो बने हुए हैं, राइट। सो आज की डिस्कशन जो है वो इतनी है। अल्लाह हाफिज।